सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत। भी सभी सदस्य अपने अपने इष्टों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि बृहत पराशर होरा शास्त्र की पृष्ठ संख्या 152 प्रथम भाव का फलादेश हम लोग कैसे करें। बृहत पराशर होरा शास्त्र पुस्तक के 12 भाव विचाराध्याय, यहाँ पर देखें 12 भाव विचाराध्याय के श्लोक संख्या 27 से हम लोग आगे अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में इसी अध्याय के 26वें श्लोक तक हम लोगों ने अध्ययन करने का प्रयास किया था और समझने का भी प्रयास किया था। आज की कक्षा में कक्षा के उपाचार्य श्री संजय कुमार ओझा जी भी शामिल हैं। हम इनसे निवेदन करते हैं कि श्लोक संख्या 27 से लेकर श्लोक संख्या 30 तक का पठन करें। जी गुरुजी, 27 से 30 तक। 27 से 30 तक। लगने से चर राशि स्थिते शुभ ग्रह निरीक्षिते प्रीति श्रीमन महाभोगी ते पुष्टि समन्विता शुक्रो बोधत्वा जीवो लग्ने चंद्र समन्विता लगनात् केंद्रगतो वापि राजलक्षण संयुक्ता रवि चंद्रो च एकास्था वेकांशक समन्वितौ त्रिमात्रं च त्रिभिर्मासे भ्राता पिता च जीवति लग्ने राहु समायुक्ते तथा तो मन निरीक्षिते लग्नास्य मंदसुरी तेजास च जमलो भवेत्। तो यहाँ पर देखा जाए 27वें श्लोक में क्या कहा जा रहा है। 27वें श्लोक में कहा जा रहा है कि लग्नेश चर राशि में हो, लग्नेश चर राशि में हो तथा शुभग्रह से देखा जाता हो। हाँ हेलो, हाँ माँ से बात कर लो, हम क्लास में बैठ गए वह। लग्नेश चर राशि में हो तथा शुभग्रह से देखा जाता हो तो बालक यशस्वी, धनी, भोगों को भोगने वाला और बलवान होता है। इसको हम लोग कुंडली में कैसे देखें, इसको हम लोग कुंडली में कैसे देखें। तो यहाँ पर एक कुंडली आप लोगों के नजर के सामने में है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। क्या लग्नेश चर राशि में है? तो इस कुंडली में देखा जाए, लग्न में 2 नंबर की राशि है। लग्न में 2 नंबर की राशि है, जिसके स्वामी शुक्रदेव बनते हैं और शुक्रदेव तुला राशि में हैं, चर राशि में हो गए, अपने मूल त्रिकोण राशि में है। ठीक है, उत्तम ही है। हम सबों ने यह पढ़ा है कि कोई भी ग्रह अपने स्वराशि, अपने उच्च राशि का जब भी होता है या अपने मूल त्रिकोण राशि का होता है तो अपने भावों का कभी भी फलों का नुकसान नहीं करता। लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, ऐसा पुस्तकों में भी वर्णित है, हमारे गुरुजनों ने भी कहा है। कुंडली का 8वां भाव सबसे अधिक बुरा भाव होता है, सबसे अधिक बुरा भाव होता है, उससे कम बुरा भाव छठा है। तो शुक्रदेव लग्नेश एवं खष्टेश भी हैं, बातें अलग। तो जब अष्टमेश का दोष नहीं लगता तो छठे भाव के स्वामी होने से क्या उतना कोई नुकसान नहीं। हम लोग सूत्र पर आते हैं कि सूत्र कहना क्या चाहता है। सूत्र कहना चाहता है कि लग्नेश यदि पुनः देखें
लग्नेश यदि चर राशि में हो तथा शुभग्रह से देखा जाता हो, तो क्या शुभग्रह से किसी से देखे जा रहे हैं? यहाँ पर तो नहीं देखे जा रहे। अगर देव गुरु बृहस्पति यहीं पर होते तो देखे जाते हैं। तो देखे जाते तो पुस्तक की बातों की बात हो जाती कि यहाँ पुस्तक में लिखा हुआ है, देखने को मिलता है। अब प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि फलादेश करने के लिए जितने भी तरीके हैं केवल हम लोग लग्न कुंडली पर ही सीखते हैं, प्रथम भाव को आधार मानकर सीखते हैं और वही सभी विधियां अन्य अन्य भावों पर भी लगाते हैं। क्या कोई और ग्रह है जो चर राशि में हो? तो मंगल देव चर राशि में है, शनिदेव चर राशि में है, शुक्रदेव चर राशि में है, अन्य कोई ग्रह चर राशि में नहीं। आप लोग अपने अपने कुंडली में देखें कि आपके कुंडली में कोई भी ग्रह 1, 4, 7 या 10 नंबर की राशि में है और शुभग्रह से देखा जाता हो, चाहे लग्नेश हो चाहे कोई भी ग्रह हो, ग्रह कौन है, किस भाव का स्वामी है, यह फर्क नहीं पड़ता। फर्क यह पड़ता है कि चर राशि में भी हो कोई भी ग्रह और वह शुभग्रह से देखा जाता हो। ऐसा कोई व्यक्ति? जब भी आप लोग कक्षा में शामिल होते हैं, अपने स्वजन या अपने स्व के कुंडली या अपने परिवार के किसी भी सदस्य की कुंडली जरूर खोल के बैठें। यदि आप लोग कुंडली खोल के न बैठेंगे, सिर्फ सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। आचार्य जी, मंगल अगर लग्नेश होगा तो क्या उसको शुभ मानेंगे? मैंने ये नहीं कहा कि लग्नेश, कोई भी ग्रह हो जो चर राशि में बैठा हुआ हो, हम वह पूछ रहे हैं। चाहे वो शनि ही क्यों ना हो, मंगल ही क्यों ना हो, सूर्य ही क्यों ना हो, कोई भी ग्रह, शुभग्रह हो या अपग्रह। मेरे बेटे की कुंडली में बैठा हुआ है सर, शनि राशि में 7 नंबर में। 7 नंबर में कौन सी राशि है, कौन से ग्रह बैठे हुए हैं? शनिदेव बैठे हैं। शनिदेव 7 नंबर की राशि में बैठे, चलिए ठीक। उनको कोई ग्रह देख रहा है, शुभग्रह? हाँ जी, गुरु और शुक्र दोनों देख रहे हैं। दोनों देख रहे हैं, अच्छा है, बात हो गई। कहीं भी किसी भी भाव से देख रहे हैं, शनिदेव चर राशि में हो गए, शुभग्रह के द्वारा देखे जा रहे हैं, ठीक है, उत्तम हो गया। अब यह किस भाव के स्वामी हैं? शनिदेव आचार्य जी, शनिदेव किस भाव के स्वामी हैं? अष्टमेश और नवमेश। अष्टमेश एवं नवमेश है ना? हाँ जी। यानी कि 8वां भाव एवं 9वें भाव के स्वामी है। पुनः हम लोग चलते हैं पुस्तक पे। पुस्तक में यह लिखा जा रहा है कि यदि लग्नेश चर राशि में उस शुभग्रह से देखा जाता हो तो बालक यशस्वी होगा, धनी होगा, भोगों को भोगने वाला होगा, बलवान होगा। तो यह तो लग्न की बात हो गई। यह क्या हो गया? लग्न की बात। लग्न, क्योंकि सभी भावों का फल लग्न ही भोगता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में। अगर तीसरा भाव ठीक है, पराक्रमी है, ऊर्जा उत्साहवान है, सब है, तो उसका फल उसी को मिलेगा। 10वां भाव ठीक है, 11वां भाव ठीक है, तो सब कुछ ठीक है। यानी कि लग्न ठीक तो सामान्यतः सब कुछ ठीक हो जाता है, समस्याओं से समाधान करने की साहस हो जाती है। तो अब इसी चीज को हम लोग कैसे माने? अब आप ही का लड़का होगा तो 8वां भाव जिन जिन चीजों का है, उम्र कितना है लड़का का? समथिंग 15 साल। 15 साल। आप देखते होंगे अकॉर्डिंग टू एज अन्य विद्यार्थियों के, अन्य बालकों की अपेक्षा कृत आपका लड़का जब पढ़ने बैठता है तो अपने सवालों को खुद सॉल्व कर लेता है। हाँ जी। आप उसे कोई भी बात करते हैं तो वह सीधे कहते हैं ना, नहीं मम्मी ये ऐसे से ऐसे हो। हाँ जी। मतलब क्या हुआ? 9वां भाव आस्तिकता का है, धर्म का है, भले ही 9 में पापग्रह शनिदेव ही है, तो क्या हुआ? अब उस भाव के फलों में वृद्धि कर देगा काफी हद से ज्यादा और बड़ा जल्दी, क्विक।
तो वह आस्थावान भी होगा, और कोई भी बात अगर उसको समझाते होंगे तो बड़े ध्यान से सुनता भी होगा, समझता होगा, और अपने उम्र के हिसाब से उस पर अनुपालन करने का प्रयास करता होगा। यदि नहीं अनुपालन हो पाता होगा तो वह कारण बतलाता होगा कि इस कारण की वजह से मैंने आपकी यह बात बनाई। क्या यह भी बातें सही है? हाँ जी, ये बात भी सही है। तो अब इससे हम लोगों को क्या शिक्षा मिला? क्योंकि कक्षा में तर्क वितर्क होता है, कक्षा में जब क्लास में तर्क वितर्क होता है तो हम लोग किसी सूत्रों को हम लोग किस प्रकार अन्य भावों पर लगाए, यह एक नया ऊर्जा उत्साह मिलती है, संचार मिलता है हम लोगों को। तो यहाँ से यह सीखा गया कि यदि किसी भी भाव का स्वामी चर राशि में हो और शुभग्रह से देखा जाता हो तो उस भावों के फल में काफी सुवृद्धि। क्या अभिषेक जी स्पष्ट हुआ? जी गुरु। हमारे बातों को कोई एक सदस्य पुनरावृत्ति करे कि हमने क्या कहा अंत में। गुरु जी प्रणाम। बाहर थे गुरु जी। आचार्य जी, आपने ये कहा कि कोई भी ग्रह अगर चर राशि में हो और उसको शुभ ग्रह देखते हो तो उनके शुभ ग्रहों में वृद्धि हो जाती है। नहीं ना, वो ग्रह उस भाव के जिस भाव के स्वामी हैं उस भाव के शुभ फलों में वृद्धि हो जाती है। अब चूंकि शनि अष्टमेश भी हैं और शुभग्रह देख रहा है 8वें भाव से, आयु का भी विचार किया जाता है तो आयु भी वृद्धि होगी। वृद्धि तो हम नहीं कह सकते लेकिन दीर्घायु, जी यानी कि आयु ठीक ठाक लंबा आयु होने की संभावनाएं बनती है, क्योंकि जिस भाव का स्वामी शुभ ग्रहों से दृष्ट हो उस भाव के शुभ फलों में वृद्धि होती है। तो यह भी होगा कि आयु ठीक ठाक। जी। तो 27वां श्लोक स्पष्ट हुआ। 28वें श्लोक पे चले हम लोग। जी गुरु जी। अब यहाँ 28वें श्लोक में लिखा गया है कि यदि शुक्र एवं बुध व गुरु चंद्रमा से युक्त होकर लग्न से केंद्र में हो तो बालक राज लक्षण से युक्त होता है। हम सबों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है कि एक अकेला कोई भी शुभग्रह, चाहे देवगुरु बृहस्पति हो या देवगुरु या शुक्रदेव हो या बुधदेव हो, अगर केंद्र में है, अच्छी स्थिति में है, तो कुंडली के अनगिनत दोषों का शमन करते हैं। और वहीं चंद्रमा से युक्त हो जाए और केंद्र में भी हो, यानी कि चंद्रमा मन है, अगर चंद्रमा शुभग्रह से युक्त हो जाता है तो मन भी ठीक, अंतरात्मा भी ठीक, मन की स्थिरता में भी सकारात्मकता, और केंद्र में हो गया और अधिक अच्छा बात। तो यह अच्छी बात है। अब यह देखें, केंद्र भाव व्यक्ति के सभी चीजों का सारांश है। अन्य भाव सहयोगी भाव हो जाते हैं, अन्य भाव सहयोगी हो जाते हैं। वास्तविक सुख तो केंद्र भाव से ही है, वास्तविक सुख केंद्र भाव से ही है, चाहे चौथा भाव हो, 7वां भाव हो, 10वां भाव हो या लग्न भाव हो। लग्न के लिए ही तो सभी कुछ है। प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सुख तो लग्न ही भोगता है, और काम वास्तव में व्यक्ति केंद्र के ही चारों भावों का करता है। अगर सुख चाहिए तो महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति कोई काम करे, काम करेगा तो सहयोग मिलेगा ही, आय होगी ही होगी, खर्चा करेगा ही, व्यक्ति धन इकट्ठा करेगा ही, काम करने में आवश्यकता पड़ती है ऊर्जा उत्साह की। तीसरा भाव काम करने में बुद्धि विवेक की आवश्यकता पड़ती है, यह भी काम करने में कंपटीशन निभाना पड़ता है। छठा भाव काम करने में नया सोच की ऊर्जा की उत्साह होती है। 8वां भाव काम करने में गुरुजनों से ज्ञान लेना होता है। 9वां भाव, यानी कि सभी चीज केंद्र भाव के सहयोगी हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। अब यह देखा जाए
अब 27वें श्लोक में दिया गया है कि रवि एवं चंद्रमा यानी कि सूर्य एवं चंद्रमा एक ही स्थान में एक ही अंश पर हो तो बालक को 3 मास के अंदर 3 माताएं होती है और भाई पिता से जीवित रहता है। चलिए इस बात को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ऐसी वास्तविकता हमने आज तक, मैं ये नहीं कह सकता कि यह सूत्र गलत है, सभी सूत्र अपने आप में अनमोल हैं, मैं इसका खंडन नहीं करता, लेकिन आज तक हमें ऐसी कुंडली कोई नहीं दिखी कि जिसमें सूर्य एवं चंद्रमा का अंशात्मक मान बराबर हो और बालक के जन्म होते ही 3 मास के अंदर यहाँ पर पिता रहता तो बात दूसरी होती, यहाँ तो माता है। यानी कि 3 मास हुआ, जन्म के अंदर ही उसके पिताजी 2 शादी और कर ले, तभी तो हो सकता है ना। यहाँ पर एक यमल शब्द लिखा गया है 30वें श्लोक में। यमल का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं? नहीं गुरुजी। हाँ जी, जुड़वा। अब लग्न में है, लग्न में राहु हो, उसे चंद्रमा देखते हो, यानी कि लग्न में राहु, यहाँ लग्न में राहु हो और चंद्रमा देखता हो तो 7वें भाव में चंद्रमा होगा तब देखेगा। लग्न के नवमांश में शनि गुरु हो तो लग्न का नवमांश मतलब क्या हुआ? लग्न के नवमांश मतलब क्या हुआ? नवमांश का लगन नहीं, हाँ ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। जहां पर लग्नेश जहां पर बैठ नमाज में जहां बैठा है उसको बोलेंगे। नहीं, लग्न के नवमांश, तो लग्न का नवमांश जो होता है यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखें कि यह D9 कुंडली है, यह D9 कुंडली है, तो D9 कुंडली का जो लग्न होता है वही लग्न का नवमांश होता है। नवमांश का लग्न क्या, लग्न का नवमांश क्या हुआ? जो D9 नवमांश का जो लग्न है, लग्न है वही लग्न का नवमांश होता है। तो लग्न के नवमांश राशि में अब यहाँ पर नहीं, अब यहाँ पर गुरु एवं शनि दोनों को, पुनः इसको स्पष्ट रूप से समझे। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि लग्न में राहु हो, चंद्रमा देखता हो, यहाँ पर हमने लग्न में राहु लिखा, चंद्रमा के द्वारा देखा जा रहा है, यह होगा। इसके बाद में पुनः इस सूत्र पर आते हैं, तथा लग्न के नवमांश में शनि गुरु हो तो यमल बालक होते हैं। यह भी ज्यादा कदा ये नहीं कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनके कुंडली में यह योग हो ही निश्चित रूप से, यह कोई जरूरी नहीं जितने जुड़वे बच्चे हैं उसमें यह योग लगे, यह कोई जरूरी नहीं है। युवा बच्चे के योग में कई योग हैं, किसी भी फलादेश के लिए सूत्र के लिए कई सूत्र हैं, अनगिनत सूत्र हैं, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग प्रकार के सूत्र बतलाए गए हैं। इसलिए हम सबों को तरह तरह की पुस्तकों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। यह सूत्र स्पष्ट हो गया, हम लोग समझ लिए? जी गुरु। एक बार और पुनरावृत्ति कर लेते हैं। पुनरावृत्ति में हम लोगों ने यह पढ़ा कि यदि लग्न में राहु हो और 7वें भाव में चंद्रमा हो, साथ ही नवमांश कुंडली के लग्न में जो राशि बनती है
वह राशि लग्न कुंडली में जहां है उस राशि में शनि एवं गुरु की युति हो तो जुड़वा बच्चे, जुड़वा भाई, यानी कि वो बच्चा जो होगा वह जुड़वा होगा। बातें स्पष्ट हो गई? आगे बढ़ा जाए? जी गुरु। जी गुरु जी। अब आगे बढ़ने से पहले हम सभी जरा सा इस बोर्ड को साफ कर लेते हैं। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रथम भाव के फलादेश पर कुछ चर्चा करते हैं। हम लोगों ने तो पुस्तक की बात पढ़ ली, हम लोगों ने पुस्तक की बात पढ़ ली। अब हम लोग भाव से संबंधित कुछ विशेष बातों पर चर्चा करते हैं। यदि आवश्यकता पड़ेगा तो एक आध क्लास और हो जाएगा। हम लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं, फलादेशी तो सीख रहे हैं। लग्न भाव के कारक जो होते हैं, प्रथम भाव के कारक कौन कौन से ग्रह होते हैं मालूम है आप लोगों को? सूर्य, गुरु और सूर्य, गुरु। बृहस्पति और बुध। लग्न के कारक सूर्य एवं चंद्रमा होते हैं। लग्न के कारक सूर्य एवं चंद्रमा। सूर्य आयु प्रदाता है, चंद्रमा शरीर प्रदाता है। सूर्य से स्वास्थ्य का भी विचार किया जाता है। सूर्य से स्वास्थ्य का भी विचार किया जाता है। लग्न से सामान्यतः स्वयं का स्वास्थ्य, आयु, खुशी, शारीरिक बनावट, चरित्र, कद काठी, प्रवृत्ति, शारीरिक गठन, जन्मजात स्वभाव, ज्ञान, आनंद, समृद्धि, वर्तमान का समय, आत्मसम्मान, व्यक्तित्व, तेज, स्फूर्ति इत्यादि। प्रथम भाव से सिर का विचार किया जाता है, यानी कि आंख से ऊपरी भाव का भी, शरीर के अंगों का विचार किया जाता है। हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में यह पढ़ लिया है कि कब कौन सा भाव बलवान होता है, कब किस स्थिति में भाव कमजोर हो जाता है। यही नियम सभी भावों पर लागू होता है। प्रथम दृष्टिया सरसरी तौर पर इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। जिस भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए हो वह भाव बलवान हो जाता है, यानी कि लग्न में शुभ ग्रह हो लग्न बलवान हो जाएगा। लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो लग्न बलवान हो जाएगा। लग्न के दोनों तरफ शुभ ग्रह हो तो बलवान हो जाएगा। यानी कि भाव शुभ कर तरी में हो या शुभ ग्रह बैठे हुए हो या शुभ ग्रह के द्वारा देखे जा रहे हो तो लग्न अच्छा हो जाता है। लग्न खराब कब होगा या कोई भाव खराब कब होगा? जब दोनों तरफ पापग्रह हो, दोनों ही तरफ पापग्रह हो, या पापग्रह के द्वारा देखा जा रहा हो, जैसे कि इस कुंडली में पापग्रह के द्वारा देखा जा रहा है, तो शुभग्रह के द्वारा भी देखा जा रहा है। चलिए, तो यह मिश्रित हो गया। यानी कि लग्न पापग्रह के द्वारा देखा जाता हो, लग्न में पापग्रह बैठे हुए हो, या जो नवमांश लग्न जो बनता है, अभी यहीं पे देखा जाए, यह शुक्र का लग्न है और नवमांश का लग्न क्या हो गया? कर्क हुआ ना। जी गुरुजी। यहाँ पर एक बात हमारे गुरुजन कहते हैं कि यदि लग्नेश का मित्र ही नवमांश की राशि बने तो उत्तम हो जाता है, और लग्नेश का शत्रु यदि नवमांश की राशि बनता है, यानी कि नवमांश का जो राशि स्वामी बनता है, तो वह उतना उत्तम नहीं होता है। ये हो गया। हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में ग्रह के बलवान होना, ग्रह का खराब होना भी पढ़ा है।
अब यहाँ प्रथम भाव का फलादेश है, इसलिए सरसरी तौर पर हम सभी इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जो ग्रह स्वराशि का बैठा हुआ हो वह बलवान होता है। जो ग्रह अपने मित्र राशि में बैठा हुआ हो वह भी अच्छा होता है। जो ग्रह 11वें भाव में हो कोई भी ग्रह वह अच्छा फल देता है। जिस ग्रह के दोनों ही तरफ शुभ ग्रह हो अच्छा फल देता है। इधर गुरु इधर चंद्रमा या शुभ ग्रह अच्छा फल बताता है। यदि कोई ग्रह अपने उच्च राशि का है तो वह अच्छा फल देता है। अब इस उदाहरण कुंडली में तो कोई ग्रह उच्च का नहीं है, मंगल है, अपने मूल त्रिकोण राशि के है। यहाँ पर हो तो और अच्छे हो जाते हैं, हालांकि मूल त्रिकोण राशि के भी ग्रह अच्छे होते हैं। जो ग्रह अपने मित्र के नवमांश में हो या स्वनवमांश में हो तो अच्छा बात है। अब यहाँ पर देखिए सूर्य देव यहाँ अपने स्वराशि में है, यहाँ मित्र के नवमांश में है, मित्र के साथ में, और अच्छा मंगल ही यहाँ पर स्वराशि के हैं, यहाँ अपने ही राशि में है, उत्तम हो गया। चंद्रमा को देखा जाए यहाँ नीच राशि में है, परंतु नवमांश कुंडली में यहाँ गुरु की राशि में 12 नंबर की राशि में, ठीक है। लेकिन यह तो नीच का हो गया। तो जो ग्रह नीच राशि में होता है वह अच्छा फल नहीं देता। जो ग्रह की स्थिति जितनी अच्छी होती है उतना अच्छा होता है। जो ग्रह शत्रु राशि में हो अच्छा फल नहीं देता। अब देवगुरु बृहस्पति को आप कहेंगे कि शत्रु राशि में है तो नहीं, बुध इनको मित्र मानता है और तत्कालिक मित्रता भी है, इसलिए गुरु भी मित्र की राशि में। शुक्रदेव स्व राशि में है, चंद्रमा नीच राशि में है, राहु के बाद मंगल अपने राशि में, शनि 4 नंबर की राशि में है, मित्र मानता ही नहीं चंद्रमा, इनको सम मानता है। लेकिन तत्कालिक शत्रुता हो जाने के कारण शनि कहाँ है, शनि शत्रु राशि में है या शत्रु राशि, शत्रु राशि के, तो शनि बुरे फलदाता हो गए। अब भाग्य अवयोग कारक ग्रह अगर शत्रु राशि में हो जाए तो कैसे फल। लेकिन यही ग्रह नवमांश कुंडली में उच्च के हो गए, नवमांश कुंडली में उच्च के हो गए, तो फिर इनकी जो यहाँ पर जो शत्रु राशि में बैठने का जो दोष है वह क्या हो गया, समाप्त हो गया। समाप्त हो गया। यहीं पे मंगल चंद्रमा अपने नीच राशि में है, परंतु मंगल के द्वारा देखा जा रहा है, इनका नीच भंग हो गया कि नहीं हो गया, नीच भंग हो गया। यदि कोई ग्रह अपने नीच राशि में है उसका नीच भंग हो जाता है तो वह ग्रह अच्छा फल देता है, वह ग्रह अच्छा फल देता है। अब आते हैं, हम लोग यह समझने का प्रयास करते हैं कि यदि लग्नेश किस भाव में है तो क्या फल हो सकता है। जब चर्चा चल रही है तो कुछ चर्चा इस प्रकार भी सही। लग्नेश किस भाव में तो कैसा फल। तो अब इस उदाहरण कुंडली में लग्नेश 6ठे भाव में है। अगर लग्न भाव में ही होता है, ऐसा देखा गया है, यहाँ पे लग्नेश शुक्रदेव हैं, तो यही यदि शुक्रदेव प्रथम भाव में अगर होते तो अक्सर देखा जाता है कि जिसके लग्न में ही होते हैं व्यक्ति को प्रथम संतान पुत्र होता है, और जिसके लग्न में होते हैं वह साधारणतया अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं निकाल लेते हैं, आत्म केंद्रित भी होते हैं और आयु भी ठीक ठाक होता है, यानी कि दीर्घायु जीवन जीते हैं सामान्यतः। उनके कार्यों के अनुरूप उनको फल मिलता है, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि जो भाग्य भी ठीक सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं।
ये नहीं कि लग्नेश लग्न में ही है, अगर अंश बल से कमजोर हो जाए, पापग्रह से युक्त दृष्ट हो जाए, नवमांश में नीच के हो जाएंगे, तो इन चीजों में परिवर्तन हो सकता है। हम लोग जो चर्चा करते हैं वह ग्रहों की अच्छी स्थिति की चर्चा करते हैं। यदि लग्नेश दूसरे भाव में चले जाते हैं, अगर यहीं शुक्रदेव यहाँ पर बैठ जाएं, तो सामान्यतः आंखों से संबंधित समस्याएं आ सकती है। हो सकता है व्यक्ति को चश्मा पहनने की आवश्यकता उम्र से कम में ही हो सकती है, यदि सूर्य कमजोर हो, खराब हो, या दूसरे भाव पर पापग्रह का प्रभाव पड़ रहा हो, तो व्यक्ति को कम उम्र में चश्मा पहनना पड़ता है। और विरोधियों से परेशान रहता है व्यक्ति, ज्यादातर छोटी मोटी समस्याओं में भी विरोधी। अपने परिवार के कल्याण की बातों को काफी सोचता है। यदि लग्नेश दूसरे भाव में हो तो अपने परिवारों के कल्याण के लिए, अपने स्वजन के कल्याण के लिए काफी कुछ सोचता है। अब आते हैं, यदि यही लग्नेश तीसरे भाव में हो, यदि लग्नेश तीसरे भाव में हो तो यह भी व्यक्ति को आयु बढ़ाते हैं, क्योंकि तीसरे भाव से आयु का विचार किया जाता है। लेकिन तीसरा भाव कान का भी है। लग्नेश जिस भाव में होता है, अगर वह भाव पर पापग्रह का प्रभाव होता है तो उस भाव शरीर के अंगों से संबंधित समस्याएं आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि लग्नेश तीसरे भाव में पीड़ित हो तो कानों से संबंधित बीमारियां हो सकती है। परंतु तीसरा भाव पराक्रम, ऊर्जा, उत्साह का है। व्यक्ति बहादुर स्वभाव का हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, इसके मित्र अच्छे हो सकते हैं, अपने बारे में अत्यधिक सोचेगा व्यक्ति। यदि यही लग्नेश चौथे भाव में हो जाए तो व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए खुशियों का खजाना हो जाता है। व्यक्ति ऐसा ऐसा काम करता है, माता पिता खुश रहते हैं, अच्छे गुणों से भरपूर होता है। परंतु यह सातवें भाव का कर्म भाव भी है, सातवें का दसम भाव भी है। व्यक्ति थोड़ा कामुक स्वभाव का भी हो सकता है। यदि लग्नेश चौथे भाव में होते हैं तो व्यक्ति में काफी सद्गुणता होती है और व्यक्ति अपनी संतुष्टि के लायक अब दिल से कोई भी काम करता है। अगर यही लग्नेश पांचवें भाव में होते हैं तो व्यक्ति अपने प्रथम संतान या संतान कह सकते हैं, संतान से, उनके बड़े संतान ऐसे काम करते हैं जिससे वह सदैव प्रसन्न रहते हैं, खुश होते हैं, अपने संतान पर गर्व करते हैं। उनका मतलब संतान अच्छा होता है, आदरणीय होता है। यदि लग्नेश पंचम भाव में होते हैं तो व्यक्ति बुद्धिमान भी होता है। यदि पीड़ित होता है, यही अगर लग्नेश पंचम भाव में पीड़ित हो जाए तो संतान से समस्याएं भी आती है। लेकिन लग्नेश का छठे भाव में बैठना सामान्यतः अच्छा नहीं है। यह दिखावे के लिए थोड़ा सा व्यक्ति उधार भी ले सकता है और ले लेता है। अत्यावश्यक जरूरत ना भी है, सीधे आया कि हाँ भाई घर बन गया है, थोड़ा सा इसको साफ सुथरा करवा देते हैं, रंग रोगन करवा देते हैं। आवश्यकता नहीं है, घर में कोई वैसी धार्मिक प्रयोजन कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी उधार लेके करवा लो, ऐसी बात। लेकिन यदि लग्नेश छठे भाव में होते हैं तो हर चीज में तो वृद्धि करते हैं, परंतु बीमारियों से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम कर देते हैं। यदि स्वराशि के न हो तो, यदि स्वराशि के न हो तो रोगों से लड़ने की क्षमता कम कर देते हैं। लग्नेश यदि छठे भाव में होते हैं तो छठा भाव खेल कूद का भी होता है, यानी कि फिजिकल चैलेंजिंग। ऐसे कह सकते हैं कि कसरत करेगा, योग इत्यादि करेगा, कुश्ती वगैरह लड़ेगा। गाँव में तो लोग कहते हैं कुश्ती लड़ना, लेकिन अब तो वह भी नहीं। अगर यही लग्नेश सातवें भाव में हो, लग्नेश सातवें भाव में हो तो
कथी है न कोनो दिक्कत बहुत। यदि लगने से सातवें भाव में होता है तो सामान्यतः विवाह में समस्याएं नहीं आती है और सामान्य उम्र में शादी हो जाती है। ऐसा पुस्तकों में कहा गया है कि कम उम्र में शादी हो जाना, यानी कि शादी में ज्यादा समस्याएं नहीं आती। यशकीर्ति तो अच्छा होता है परंतु संघर्षपूर्ण उतना नहीं। यदि लगने से सातवें भाव में पीड़ित हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, 2 नंबर के शुक्रदेव यहाँ पर हो जाए और यहाँ पर द्वादशेष मंगल देव हो गए, तो खैर यहाँ मंगल तो सप्तमेश भी है इसलिए खराब नहीं। अकारक ग्रह कौन हो गए? चंद्रमा। अगर ये शुक्र एवं चंद्रमा की युति है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी अकारक है इस कुंडली के, और शुक्र एवं गुरु की युति हो जाए फिर क्या होगा? या शुक्र चंद्रमा की युति हो जाए तो क्या होगा इस कुंडली में? क्योंकि चंद्रमा यहाँ नीच का हो गया। अगर नीच भंग न हो रहा हो और लग्नेश के साथ में चंद्रमा हो जाए तो ऐसी वस्तु जो न मिलने वाली है या ऐसा इच्छा जो हमसे पूरा नहीं होने वाला है उस पर व्यक्ति का मन ज्यादा जाएगा, यानी कि यह उत्तम योग नहीं है। अब आते हैं यदि लग्नेश या रहने देते हैं, कल की कक्षा में हम लोग 8वें भाव से 12वें भाव तक की भी चर्चा करेंगे और अन्य कई कुछ सूत्रों के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे।